गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो ग्रेविटेशन पे बना के अपलोड किया है जो क्लास 9 से रिलेटेड है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताया था और बहुत सारे कुछ बताए थे, और उसमें क्वेश्चन मैंने भी कुछ पूछा था। तो अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ग्रेविटेशन बताने वाला हूँ, और इसका जो है कुछ मैं पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम, ये पहला हम लोग बात करेंगे। दूसरा केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तीसरा हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब मोशन का थर्ड लॉ न्यूटन और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, ये बात करेंगे। और एट लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आप लोग पढ़ेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे। तो एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। अब ये कैसे होल्ड करता है? जैसे ये सोलर सिस्टम है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये सोलर सिस्टम है। अब इसको होल्ड करता है ग्रेविटेशन फोर्स। कैसे? क्योंकि ये सन है, इसके पास इसके पास ग्रेविटेशन है, सन के पास ग्रेविटी है, और सही प्लैनेट को अपनी ग्रेविटी की ओर रिवॉल्व करवाता है, रोटेशन करवाता है, रेवोल्यूशन करवाता है। सभी प्लैनेट को घूमते हैं इसके चारों ओर, सन के चारों ओर, क्योंकि ग्रेविटी है इसका। तो क्या इसके पास कोई फोर्स होता है? ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक प्रकार का एक फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? अ फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेंट्रीपिटल फोर्स इस प्रकार का फोर्स है जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स चपटाकार, इस प्रकार का ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट, दोनों में फोर्स जो लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे ये इस पे घूम रहा है, ये ऑर्बिट, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे घूम रहा है, तो इलिप्टिकल घूम रहा है। तो क्यों घूमेगा? क्योंकि इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए इसको इसी पाथ पे घूमने में मदद करता है। तो सेंट्रीपिटल को डिफाइन कैसे करेंगे? अ फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई भी फोर्स जो एलिप्टिकल ऑर्बिट लाइक दिस एंड सर्कुलर ऑर्बिट ये घूमने में उसको मदद करता है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैं इसे क्यों बताया? क्योंकि ये प्लैनेट में होता है, ये प्लैनेट जो घूम रहे हैं इसके पास कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम, क्योंकि ये जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। तो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच कीप द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। यह केवल ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो सन और अर्थ, सन की चारों ओर अर्थ घूमता है। यदि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हो, तो सन के पास ग्रेविटी, नो ग्रेविटी हो, तो अर्थ जो होगा वह नहीं घूमेगा सन के चारों ओर। गॉट इट? और ये अर्थ जो घूमता है यूनिफॉर्म सर्कुलर कह सकते हैं या इलिप्टिकल कह सकते हैं, सर्कुलर या इलिप्टिकल, सर्कुलर और इलिप्टिकल, इट मीन्स चपटाकार लाइक दिस। तो हम लोग जान चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है अर्थ को घूमने में मदद करता है सन के चारों ओर। यदि ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो नहीं घूमेगा। अब एक और पॉइंट है टाइड इन द सी हैपन ड्यू टू इट्स। जो टाइड देख रहे हैं, उठता हुआ पानी इस तरह से उठता है और इस तरह से झुकता है। मैंने पहला भी वीडियो में बताया, क्योंकि ग्रेविटेशन से ये रिलेटेड है। तो झुकता है क्योंकि ग्रेविटेशन कारण। और ग्रेविटेशन किसके ग्रेविटेशन कारण? ये जो सन है, ये सन है, सन वाटर के सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है। और मून, सपोज दिस इज मून, और ये भी इसके सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है। इसी के कारण टाइड आता है। ये दोनों जो ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं, एक सन और एक मून, उसी के कारण सी में टाइड आता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ
ये तो मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट पे आता है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर was the 16th century astronomer who stabilized three laws which govern the motion of planet. केपलर जो था एस्ट्रोनॉमर था। इट मीन्स वन हु स्टडी अबाउट जो एस्ट्रोनॉमर इट मीन्स स्पेस के बारे में जो जानता है, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर था 16th सेंचुरी का, और उन्होंने स्टेबलाइज किया थ्री लॉ जो कि मोशन ऑफ प्लैनेट को गवर्न करता है कि कैसे कैसे प्लैनेट घूमता है। तो किसने दिया प्लैनेटरी मोशन का लॉ, थ्री लॉ? केपलर ने दिया, जोहानस केपलर। यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्लैनेटरी मोशन का लॉ किसने दिया तो आप लिखेंगे जोहानस केपलर। अब पहला लॉ इसने दिया कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। पहला लॉ, ये पहला लॉ का डायग्राम है, ये पहला लॉ का डायग्राम है। इन्होंने बताया कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। सर्कुलर, ये इलिप्स है जो आप देख रहे हैं, ये इलिप्स है, और जो ये सर्कुलर है ये सर्कल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सेंटर एक जगह पे होता है, इसमें दो जगह पे होता है। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए एक जगह पे, दो जगह पे सेंटर हो रहा है। इसी कारण सर्कल, और बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है सर्कुलर और प्लैनेट जो है सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो इन्होंने बताया कि एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है प्लैनेट सन के चारों ओर, पहला लॉ में। और यह भी बताया कि जो सन है एक फोकाई पे रहते हैं। फोकाई मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। फोकाई मतलब क्या होता है? फोकस का प्लूरल है, फोकस का प्लूरल है फोकाई, मतलब इट मीन्स टू फोकाई। यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर सन रह रहा है, इन्होंने बताया पहला लॉ में कि ये इलिप्स होता है, इलिप्स पे घूमता है प्लैनेट सन के अराउंड, और दोनों में से एक फोकाई पे सन रहते हैं। ये पहला लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। ये केपलर सेकेंड लॉ है जिसका आप डायग्राम देख रहे हैं। इसमें दो तीन कंक्लूजन आते हैं। तो पहला है द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सन है और ये प्लैनेट है। अगर इतना एरिया 30 दिन में करेगा ए से बी, तो इक्वल यही, यदि इतना ही इक्वल एरिया इधर लगेगा वो भी 30 दिन में करेगा, 30 डेज में। द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। यदि ये देखिए यहाँ पे लाइन ज्वाइन हो रहा है, एक यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। अब जितना इधर कवर करेगा, जितना एरिया इधर है, ये जो एरिया है, इतना जो 30 दिन में एरिया है, अगर सेम इतना का है तो दोनों सेम ही करेगा, क्योंकि यह सेकेंड लॉ है। तो द प्लैनेट एंड द सन इक्वल, सेकेंड लॉ में यह बताया कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप करेगा, कुछ ना कुछ आएगा। जैसे ये मैंने बता दिया हूँ कि ए एरिया यहाँ से कुछ बना रहा है, कुछ यहाँ से एरिया बना रहा है, इतना ही। अब जो एरिया इतना है ये 30 डेज में कंप्लीट करता है, तो यही सेम एरिया 30 डेज में ही कंप्लीट करेगा। यही है सेकेंड लॉ। इसमें और कुछ कंक्लूजन आए हैं। पहला, प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट क्लोजर टू द सन एंड स्लोली व्हेन इज फर्दर फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे सन है, ये कह रहा है कि प्लैनेट मूव करेगा फास्ट जब क्लोज रहेगा सन का। यहाँ पे सन का क्लोज है तो यहाँ पे मूव फास्ट करेगा बहुत तेज़ी से, और जब फार हो जाएगा तो यहाँ पे स्लो करेगा, क्योंकि ये सेकेंड लॉ एक डिस्क्राइब करता है। अब मैं बता दूं कि एक और चीज़ इससे निकला है, क्योंकि आप अभी मैंने बताया कि ये जो जब सन के करीब आता है तो फास्ट मूव करता है, और सन के दूर जाता है तो वो स्लो मूव करता है। तो कहीं ना कहीं प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। तो एक और पॉइंट जो कि प्लैनेट डजंट मूव कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन।
प्लानेट मूव नहीं करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ सन के चारों ओर, क्योंकि अगर करता है तो यहाँ पे कभी फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्लो, इसलिए एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करता है सन के चारों ओर। तो ये हुआ सेकेंड लॉ। अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ ये बताता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। पहला यहाँ लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। अब क्यूब जो है मीन डिस्टेंस आर हम ले लेते हैं डिस्टेंस के लिए, इसका क्यूब है। अब ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑर्बिटल पीरियड। अब स्क्वायर है ऑर्बिटल पीरियड का, तो टी स्क्वायर हो गया। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला पहले से बना रखा है, ए द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल। क्यूब है, ये डिस्टेंस का आर हो गया, इसका क्यूब है, और ये प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल पीरियड, टी से ऑर्बिटल पीरियड को डिनोट करते हैं यहाँ, उसका स्क्वायर है। अब मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाने के लिए कंस्टेंट का यूज करना पड़ता है, तो मैं कंस्टेंट का यूज यहाँ पे मैं कर दिया हूँ और फॉर्मूला तैयार है। देखिए मैंने कंस्टेंट करके इक्वल कर दिया है। इक्वल करने के लिए कंस्टेंट जरूरी है, क्यों प्रोपोर्शनल रहेगा तो। अब यहाँ पे फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसी को लिख देंगे आर स्क्वायर बाई टी आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कंस्टेंट। ये था थर्ड लॉ। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि था ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या रिलेट करता है दोनों। चलिए बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन थर्ड लॉ मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यदि किसी पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल हो रहा है और अपोजिट वो भी लगा रहा है, तो ग्रेविटेशन अगर किसी को खींचता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर ग्रेविटेशन किसी को खींच रहा है तो जो अगर बस चलिए अगला पेज में बताते हैं। जैसे ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है स्टोन, यहाँ पे ऊपर की ओर गिर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये ग्रेविटेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन आ रहा है। लेकिन जब स्टोन फॉल करेगा यहाँ पे, तो ये जो अर्थ है, अर्थ को भी ऊंचा होना चाहिए। मतलब अगर ये स्टोन इस पे फोर्स लगाएगा, स्टोन अगर इस पे फोर्स लगाया तो अर्थ को भी, क्योंकि फोर्स लगाया कुछ ना कुछ स्टोन, तो अर्थ को भी ऊपर उठना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थर्ड लॉ कहता है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ है इक्वल एंड अपोजिट। अगर बात करें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, यदि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ। द मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल। मैंने अभी बताया था कि ये जो स्टोन है अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो अगर थर्ड लॉ अप्लाई करें तो अर्थ भी ऊपर की ओर उठना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस अ लार्ज एक्सेलरेशन। जो मास है स्टोन का ये स्मॉल है, इसके कारण लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अब सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू द वेरी लार्ज ऑफ अर्थ। अब अर्थ में जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि स्टोन का जो है, स्टोन का जो है वो मास स्मॉल है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
राइट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो अर्थ है उसके पास बहुत बड़ा मास है, इसी कारण इसमें स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। स्टोन में लार्ज एक्सेलरेशन हो रहा है और अर्थ पे जिस पे गिर रहा है स्टोन उसमें स्मॉल एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है इसके पास लार्ज मास है, अर्थ के पास लार्ज मास है, इसलिए स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट पे। सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द स्टोन इज क्यूट लार्ज, वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड। मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जो इसका है इसका लार्ज है, क्योंकि मास स्मॉल है, एक्सेलरेशन लार्ज के कारण हम स्टोन को नीचे गिरते की ओर देखते हैं, नीचे फॉल करते हुए देखते हैं। लेकिन बात रही कि अर्थ के ऊपर क्यों नहीं उठता है, क्योंकि अर्थ के पास लार्ज मास है और एक्सेलरेशन स्मॉल है, इसी कारण अर्थ को हम लोग ऊपर उठते नहीं देखते हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हम पढ़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लैनेटरी मोशन। मैंने बताया था, उसको कमेंट में लिखें, क्योंकि मैंने बता दिया हूँ और आप लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए जो मैंने अभी बताया है उसको कमेंट में लिख दें। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, टाइड क्या होता है, जिसे मैंने टाइड को बताया था कि, और टाइड क्या चीज़ से संबंध है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, एक रिलेशन बता देना है, कमेंट में लिखना है। अब मैं दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, मैंने बताया था, थर्ड लॉ। अब फोर्थ क्वेश्चन, planet moves। फोर्थ क्वेश्चन है, इज प्लानेट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। जैसा कि मैंने बताया था कि प्लानेट मूव नहीं करता है सर्कुलर पाथ, लेकिन बुक में लिखा हुआ रहता है सर्कुलर पाथ में। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। कौन सा पाथ में मूव करता है उसी को आंसर में कमेंट में लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे बात कर। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या डज प्लानेट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। क्या प्लानेट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है सन की ओर। मैंने सेकेंड लॉ में बताया था, और यदि आपको याद होगा और नहीं याद है तो पीछे जाकर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या प्लानेट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। नहीं, और ये फिफ्थ क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख ले जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।